सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके सेकंड सेमेस्टर का जो गणित विषय का राजन सीरीज है नया 2025 संस्करण, इसको मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ और इसके जितने भी बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व करा चुका हूँ। लघुत्तरीय प्रश्नों में भी लगभग आप देखिए आधे से अधिक प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं 4 क्लास में। प्रश्न संख्या 54 तक मैंने सॉल्व करा दिया है पिछले 4 क्लास में, और इसके बाद अब जो है ये 5वीं क्लास है, 5वां पार्ट है आपका। इसमें प्रश्न संख्या 55 से हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले सभी क्लासेस आप YouTube पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको सभी क्लासेस जो है गणित की देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं सेकंड सेमेस्टर के और बाकी आपके सेमेस्टर्स के भी, वो सब कुछ आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पूरा सेकंड सेमेस्टर वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कम समय में हमारे नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से और अपने डाउट्स को सॉल्व करते हुए कम समय में अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को, और यहाँ पे सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और खुद से पहले सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठना है, प्रैक्टिस करना ही करना है आपको मैथ सब्जेक्ट में। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आपको दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं क्या? समबाहु त्रिभुज। अब मान लेते हैं इसका, देखिए हमको भुजा तो मालूम नहीं है, बस ऊंचाई दिया गया है, तो भुजा को हम मान लेते हैं कि x है। तो एक भुजा अगर x होगी तो बाकी भुजाएं भी क्या होंगी? x होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर। अब इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, ये होता है ऊंचाई, जो कि दिया गया है 3√3, इतना दिया गया। अब देखिए, सामने वाले शीर्ष से अगर भुजा पे लंब डाला गया तो ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। ये त्रिभुज अगर ए बी सी है और ये D पॉइंट है, तो BD और DC जो होगा ये आपस में बराबर होंगे और x का आधा होंगे दोनों लंबाई में। अब समझिए कि हम जब हमको हाइट दिया है ऊंचाई, तो हमको भुजा चाहिए, क्योंकि हमको निकालना है क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है? ये होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये इतना होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो भुजा जो है हमारी, हमने माना है x। अब x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए देखिए हम त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में जो कर्ण का वर्ग होगा, यानी कि x का जो स्क्वायर होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, वह बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x² प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x²/4। अब इसके बाद देखिए x के पद को इधर ले आइए, ये हो जाएगा -x²/4 प्लस x²/4 इधर आया। अब ये 9×3 = 27। इसके बाद देखिए हर समान कर लीजिए, पूरे के बटे 4, ये हो गया 4x² - x² बराबर 27 के। अब इसके बाद देखिए 4 को इधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4x² - x², ये हो जाएगा 3x² बराबर 27 × 4, और x² बराबर अगर निकालना चाहें तो 27 × 4
बटे 3, 3 से 27 को काटेंगे 9 बार में कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 चौक 36। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि एक्स का मान जो आ जाएगा वह 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसका एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 गुणे 6 और 6 चौक 36, √3 गुणे 36 बटे 4, 4 से काटेंगे 9 चौक 36, तो 9√3 सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9√3 वर्ग सेमी। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आपने त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में आपको ऊंचाई दी गई थी, तो ऊंचाई के माध्यम से आपने भुजा ज्ञात कर लिया और फिर फॉर्मूला लगा दिया आपने और आपको क्षेत्रफल मिल गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 56 है, x के पावर 4y माइनस एक्स वाई के पावर 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए x और y आपको दोनों पदों में दिख रहे हैं, तो यहाँ x 4 बार है, एक x कॉमन ले लेंगे तो 3 बार बचेगा, x के घाते 3 और y के घाते कुछ नहीं है तो 1 है, और उसी y को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ अब y नहीं बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे x का एक ही पद था जो हमने बाहर ले लिया, अब यहाँ x का पद नहीं बचेगा और y के घाते 3। जब x y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x³ माइनस y³। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, जैसा आपकी सरसमीका होती है a³ माइनस b³। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। तो अब ये हो जाएगा आपका xy और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। देखिए a³ माइनस b³ की जगह है x³ माइनस y³, a की जगह है x और b की जगह है y, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में यानी कि x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। ये यहां से आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, जो आपके दो पद घटाने के रूप में दिए थे यहाँ पदों को आपने गुणा के रूप में दिखा दिया। ठीक है, यही आपको यहाँ पे गुणनखंड में करना होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, √121 धन √64 ऋण √0.04 धन √0.16 का मान ज्ञात कीजिए। तो √121 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर धन 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.4। अब इसके बाद देखिए 8 और 11 ये हो गया 19 माइनस 0.2 घट जाएगा 0.4 में जुड़ेगा तो घट जाएगा, तो ये जाएगा 0.2। ठीक, ये आ जाएगा कितना, 19.2। उत्तर कितना आ गया आपका, इसका जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 19.2। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे आप देखिए दो तरीके से इसको निकाला जाता है। एक तो फॉर्मूला होता है और दूसरा आपका होता है समानुपात की मदद से। ठीक है, तो समानुपात की मदद से नहीं, यहाँ आप सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए M1 D1। अगर M1 आदमी है और D1 दिन में कर रहे हैं, ठीक, तो अगर M2 आदमी होंगे तो D2 दिन में करेंगे। यही फॉर्मूला होता है, M1 D1 बराबर M2 D2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए पहले जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो M1 हो गया 30 आदमी और 16 दिन में कर रहे हैं, तो D1 हमारा क्या हो गया 16। अब इसके बाद बोल रहा है तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे।
तो M2 कितना हो गया, M का मतलब मैन हो गया, D का मतलब डे हो गया। तो M2 क्या हो गया, जब दूसरे केस में आदमियों की संख्या बता रहा है तो 12 मजदूर बता रहा है, तो 12 और D2 हमको निकालना है। ठीक, तो अब इसको कर लीजिए 30 × 16 बटे 12, ये 12 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बराबर D2। अब इसके बाद देखिए 16 को 4 से काटेंगे 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, और इस 3 से 30 को काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, और D2 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 10 यानी कि 40, यानी कि 40 दिन यहाँ पे लगेगा 12 मजदूरों को पूरा काम, यही जो काम था वो करने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और इसका माध्यिका आपको निकालना है। तो माध्यिका निकालते समय सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो संख्याओं को क्रम से लगाना होता है। किसी भी क्रम में लगा दीजिए, बढ़ते या घटते। तो हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। देखिए हमारे पास है 4, सबसे छोटी संख्या। ठीक, इसके बाद 4 के बाद है 5, 5 के बाद देखिए 6 तो नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 के बाद देखेंगे 9 आ रहा है, और कोई एक अंक की संख्या नहीं है, बाकी सब दो अंक की संख्याएं हैं। इसके बाद 9 के बाद देखिए 10 आ रहा है, 10 लिख लिया। 10 के बाद 11 आ रहा है, 11 को लिख लिया। 11 के बाद 12 आ रहा है, 12 को लिख दिया। फिर 15 और 16 बचे, यही दोनों संख्याएं बची हैं, इनको भी लिख दिया। सभी संख्याएं हमने यहाँ पे लिख लिया। देखिए 4, 4, 8, 9 संख्या दी गई है, यानी कि n की जो वैल्यू हो गई वह कितनी हो गई 9, जो कि विषम है। जो दी गई संख्याओं की संख्या है वह कितनी है, 9 है और विषम है। तो विषम के केस में माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है, सम के केस में अलग होता है। विषम के केस में होता है n+1, ये n के साथ अंश में ही जुड़ता है, और बटे 2 वें पद का मान। n का मान है 9, क्योंकि 9 संख्याएं दी गई हैं, तो 9 धन 1 यानी कि 10 बटे 2 वें पद का मान, या सीधे लिख दीजिए 5वें पद का मान। 10 बटे 2 कितना आएगा, 5वें पद का मान। तो 5वें पद का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद जो है आपका 10 है। 4 संख्याएं इधर छूट गई, 4 संख्याएं उधर, जो 5वें पद का मान है वह है 10। ठीक है, तो जो क्रम से आपने लगाया है उसी में आपको देखना है। यहाँ पे आप 5वां पद देखने लगोगे तो 12 है, आप गलत करके चले जाओगे। जो क्रम से इसीलिए लगाया जाता है कि हम बाद में चेक कर पाए कि हाँ इस जगह पे स्थान पे कौन सी संख्या आ रही है। तो 5वें स्थान पे 10 आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा 10 जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है। चित्र में रेखा AX कोण A, कोण CAB, कोण CAB यानी कि ये कोण पूरा, और कोण BDC समद्विभाजित करती है। अब देखिए चित्र में रेखा AX जो है, A यहाँ है और X यहाँ है, बोल रहा है कोण CAB इस वाले कोण को और BDC यानी कि इस वाले कोण को, इस दोनों कोणों को ये जो रेखा AX है ये समद्विभाजित कर रही है। सम का मतलब हो गया बराबर, और द्वि का मतलब हो गया 2, और भाजित मतलब करना, बांटना। 2 बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, 2 बराबर भागों में बांट रही है। कोण को 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है, अगर पूरा कोण 90 अंश का है तो 2 बराबर भागों में बांटने का 45-45 हो जाएगा। तो वही है कि जितना मान है इस पूरे कोण का उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। ऐसे 3 तथ्यों को आप बताइए। तो पहला तथ्य तो आपको सामने ही दिख रहा है कि AD जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ठीक है, तो AD बराबर आप यहाँ पे AD लिख सकते हैं। ठीक, तो AD भुजा जो है वह यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन है।
इसके बाद देखिए दोनों त्रिभुजों में समान है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो समद्विभाजित जब करेगा तो ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं कि कोण CAD बराबर होगा कोण DAB के। इसी तरीके से कोण CDA बराबर होगा कोण ADB के। ठीक, ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं तीन जो हमको भुजा या कोण भुजा कोण जिसे हम बोलते हैं, कोण भुजा कोण, सर्वांग समता से ये जो हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हो जाएंगे। तो तीन तथ्यों को आपको लिखना था, तो भुजा कॉमन थी तो AD बराबर AD लिख दिया, और ये कोण इसके बराबर था, ये कोण इसके बराबर था, तो ये तीन तथ्य आपने लिख दिए। तो इस तरीके से ये आपका दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम प्रूफ हो गए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो मान हमको दिया गया है वह दिया गया है x माइनस 1/x का, ये है 3/2, और जो मान हमको निकालना है वह मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो x की घात है वह 1 है, और यहाँ x की घात जो है 2 है, और यहाँ पे x माइनस 1/x का मान दिया गया है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, मतलब कि ये प्लस का अंतर है और स्क्वायर का अंतर है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम कैसे जो है इससे यहां तक पहुंच सकते हैं, पहली बात तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a है x और b है 1/x, बराबर हो जाएगा 9/4। अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x से x कट गया, -2 बराबर 9/4, और -2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9/4 धन 2। अब हर समान कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पूरे के बटे, और 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8, और 8 और 9 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 17। तो 17/4 इसका मान कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 17/4। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x माइनस 3x माइनस 2y को सरल कीजिए। तो x माइनस 2y ब्रैकेट हटा देंगे, और यहाँ प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस चिन्ह है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3y माइनस x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस है और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 3x है, तो माइनस का गुणा प्लस 3x में होगा तो माइनस 3x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया -3x, और इसके बाद माइनस का गुणा -2y में होगा तो ये हो जाएगा +2y। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है x और यहाँ पे है -x, x में से x घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -3x भी है, देखिए तो x से x गया, ये -3x बच जाएगा, और ये -2y प्लस 3y और +2y, तो +2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -3x और +3y। ठीक है, 4 पद आपस में कैंसिल हो गए, बचे आपके 2 पद, -3x प्लस 3y, ये आपके 2 पद, और यही सरलतम रूप हो जाएगा। इसके बाद ये सॉल्व होगा नहीं, बहुत करना चाहते हैं आप यहाँ तो -3 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x माइनस y ब्रैकेट में। ठीक, तो इतना कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा,
ये है प्रश्न संख्या 63। 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 100 के बाद और 110 से पहले कौन कौन सी संख्याएं आती हैं आपकी, लिख लीजिए। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। ठीक, ये हो गई 100 के बाद और 110 के बीच की, 100 और 110 के बीच की संख्याएं। अब कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या एक से, और किसी संख्या से पूरा पूरा भाग जो है ये इन संख्याओं में नहीं जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं 101। 101 को देखिए, एक से तो कटेगी ही, हर एक संख्या कटती है। 2 से चेक करिए, नहीं कटेगा। 3 से आप चेक कर लीजिए, नहीं कटेगा। 4 से करेंगे, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं। तो इसी तरीके से ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये केवल खुद से कटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या 101। इसके बाद देखिए 102, 2 से कट जाएगा तो ये भाज्य संख्या है। 103 को चेक करिए, 103 जो है आपका, ये किससे कटेगा? तो ये भी एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं। तो इस तरीके से ये बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 103 भी हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब 104 तो 2 से ही कट जाएगा, 105 5 से कट जाएगा, 106 2 से कट जाएगा, 107 को चेक करिए तो 107 जो है आपका वह 2 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, और इसके बाद देखिए 8 से नहीं, 9 से नहीं, और ये इसी तरीके से किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 107 जो है आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 108 कट जाएगा, और 109 को चेक करेंगे, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से चेक करेंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से ये जो संख्या हो जाएगी, यह क्या हो जाएगा? यह भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 109 भी आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा यहाँ। तो ये चारों जो हो जाएंगी आपकी 100 और 110 के बीच की अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 64। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 5.5 सेंटीमीटर, RP 4.5 सेंटीमीटर तथा कोण QRP 60 अंश हो। रचना मत कीजिए, मतलब रचना आपको लिखना नहीं है, ये है। तो आपको देखिए एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है, त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसमें जो है QR भुजा जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आप QR भुजा जो है खींच लीजिए। इस तरीके से QR भुजा आप खींचेंगे, 5.5 सेंटीमीटर की ये भुजा हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि RP जो है वह 4.5 सेंटीमीटर का है तथा कोण QRP यानी कि QR इस तरीके से P तक जाएगा, और जो R और P जो भुजा है वह 4.5 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो अब R को केंद्र मानते हुए और प्रकार से आप जो है एक तरीके से ये चाप इस तरीके से लगा लीजिएगा। ठीक, तो 4.5 दूरी पे हमने चाप लगा लिया, और इसके बाद समझिए कि 60 अंश का कोण बनाती हुई आपको रेखा खींचनी है, और जहां ये कट करेंगे एक दूसरे को वही जो हो जाएगा, वही बिंदु जो हो जाएगा आपका P बिंदु हो जाएगा। अब ये 60 अंश का कोण कैसे आप बनाएंगे? तो कोई भी दूरी लेकर के थोड़ी सी अंदाजे से इस तरीके से चाप लगा लीजिएगा। चाप लगाएंगे तो फिर जहां ये जो है QR रेखा को काट रहा है वो काटेंगे आप, तो जो है ये आपका 60 अंश का
ये और ये जो चाप एक दूसरे को काटे हैं ये 60 अंश पे काटेंगे। तो R और इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा जो खींच दीजिएगा और इसके बाद ये रेखा जहां इस चाप को काटेगी वही आपका जो हो जाएगा P बिंदु हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, और फिर PQ को मिला दीजिएगा, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कोण जो हो जाएगा ये 60 अंश का हो जाएगा और ये आपका त्रिभुज जो है बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप त्रिभुज बना सकते हैं बिना जो एंगल वाला मेजरमेंट होता है बिना चांदे के। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा और आपको रचना लिखनी नहीं है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है। दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है और शेषफल 0 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहीं पे मान लेते हैं जो है, माना छोटी संख्या x है, तो दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 48। ठीक, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 48। तो अगर दूसरी संख्या आप y भी मानते हैं तो y माइनस एक्स क्या होगा 48 और y बराबर हो जाएगा x धन 48। 48 धन x लिखिए या x धन 48 लिख दीजिए, यानी दूसरी संख्या का जो मान होगा वह x धन 48 होगा। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल 5 है। तो छोटी संख्या से जब हम भाग दे रहे हैं बड़ी संख्या में, यानी कि x धन 48 में जब x से भाग दे रहे हैं तो भागफल बोल रहा है कि 5 है और शेषफल 0 है। ठीक, तो बराबर 5 के हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या में हमने भाग कर दिया छोटी संख्या से, तो ये भागफल कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो अब देखिए x का गुणा हो जाएगा उधर, ये बराबर हो जाएगा 5x के, और x उधर ले जाएंगे तो 48 बराबर हो जाएगा 5x माइनस x 4x, और x बराबर हो जाएगा 48/4। मान कितना आ जाएगा 12, यानी कि x का मान 12 आ गया। तो y का मान कितना आ जाएगा 12 धन 48, ये हो जाएगा 60, यानी कि दूसरी संख्या 60 हो जाएगी। आप देखिए छोटी वाली संख्या 12 है और बड़ी वाली संख्या 60 है, दोनों का अंतर 48 है और भाग देने पे 5 आ भी रहा। तो ये दोनों संख्याएं आपने ज्ञात कर लिया बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न संख्या 66 है और ये प्रश्न हमने पहले ही किया है। मैंने आपको बताया सबसे पहले ये बार आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद छोटा ब्रैकेट, ठीक है, जितने भी छोटे ब्रैकेट हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर घटाना हो जाएगा। इस तरीके से ये आप कर लेंगे। ये प्रश्न संख्या 18 मैंने कराया भी है पार्ट 2 में, वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे खुद से आप कर सकते हैं। और उत्तर कितना आएगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका उत्तर हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था 103। ठीक, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा और उत्तर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 67 है। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बार बार बांटी जा सके। अब क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न को पहले आपको समझना है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी कापियां हम बांटें जिससे 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। अब हमारे पास ऐसे 3 कापी का बंडल है, एक 3 कापी का बंडल है, इसी तरीके से 6 कापियों का एक बंडल है, 12 कापियों का एक बंडल है और 15 कापियों का बंडल है। ठीक, अब कहीं से 4 तरीके की कॉपियां हैं समझ लीजिए हमारे पास। उनमें क्या है कि एक जो है 3 कापियां एक में बांध के रखी हैं बंडल बना करके, और एक 6 कापियों का बंडल बना के रखा है, एक 12 कापियों का और एक 15 कापियों का। तो ऐसे 3-3 कापियों के बंडल रखे हैं और 6-6 कापियों के बंडल रखे हैं और 12-12 कापियों के बंडल रखे हैं और 15-15 कापियों के बंडल रखे हैं। अब प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन बंडलों में अलग अलग
किंतु बराबर संख्या में बांटी जा सके। अब वह हमको छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिससे जो है हम बांटें, ठीक है, लेकिन कापियों की संख्या बराबर बांटे। तो ऐसे में क्या करना होगा हमको इन चारों संख्याओं की जो गुणज है उसमें जो समान गुणज है और उस समान गुणज में जो सबसे छोटा गुणज है वह हमको निकालना होगा। तो संख्याओं का गुणज क्या होता है आपका? अपवर्त्य होते हैं, और जो उनमें समान होते हैं उसे हम समापवर्त्य कहते हैं, और जो उनमें सबसे छोटा होता है उसे लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लासा कहते हैं। यानी कि इन चार संख्याओं का हमको एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसे हम हिंदी में लासा बोलते हैं, वह हमको निकाल लेना होगा। तो 3, 6, 12 और 15 का लासा निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो 3, और ये भी हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 15, फिर 2 से भाग करेंगे। जिसमें भाग जा रहा है करिए, नहीं जा रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए फिर 3 से भाग जाएगा तो 1, 1, 1 और 5, फिर 5 से भाग जाएगा तो सभी 1। अब सभी 1 आ गए तो यही हमारा जो सभी भाजक हैं यहाँ पे इनका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही हमारा लासा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 या 12 और 12 25 60। यानी कि अगर 60 कापियां बांटी जाएं, ठीक, तो उसमें हम कोई भी बंडल प्रयुक्त करें, ठीक है, तो 60 कापियां जो हैं, अगर जैसे अलग अलग क्लासेस में कापियां देनी है तो 60 कापी अगर आप देंगे, 60 कॉपी अगर बांट रहे हैं तो कहीं कोई भी बंडल आप प्रयुक्त करेंगे तो कॉपी कम ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। आप 60 कॉपी बांटेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं 62 कॉपी चली गई, कहीं 85 कॉपी गई, तो इस तरीके से नहीं होगा। ये आपका 60 कॉपी आप बांटेंगे तो कोई भी बंडल उठाएंगे तो आपका सही बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया 60। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला कि एक संख्या जो है वह दूसरे की दोगुनी है, तो एक संख्या मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 2x होगी। और बोला कि दोनों का योग जो है 24 है, यानी कि x धन 2x बराबर कितना हो जाएगा? 24, और 3x बराबर कितना हो जाएगा? 24। x बराबर क्या हो जाएगा? 8, और x बराबर 8 हो गया तो एक संख्या 8 हो जाएगी और दूसरी संख्या 16 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से ये दोनों संख्याएं आपने निकाल लिया, 8 और 16 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है। निम्न चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। त्रिभुज ABC बाहर वाला जो त्रिभुज है और अंदर वाला PQR जो है, दोनों ही समरूप हैं। तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न हमारा किया हुआ है। यहाँ पे समरूप त्रिभुज में क्या होता है? समरूप त्रिभुज में जो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजाएं क्या होंगी? जैसे संगत ऐसे बोला जाता है जैसे जो आपकी संगति आपको अच्छी रखनी चाहिए, मतलब आपका साथ, ठीक है। तो आप जिससे आप और आपका मित्र जो हो जाता है, ये आपकी संगति हो जाती। तो इसी तरीके से त्रिभुजों में भी संगत भुजाएं होती हैं। जो इसी की तरह जो भुजा है वो कौन सी है? जो BC की तरह भुजा है इस वाले त्रिभुज में, वो कौन सी है? QR है। आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह बराबर होता है। तो यहां से कैसे बराबर होता है? देखिए जो QR बाई BC होगा, QR बाई BC होगा, वही बराबर होगा किसके? अब यहां पे संगत भुजाएं देख लीजिए, PQ बाई AB, PQ बाई AB। यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि अगर पहले ये अंदर वाले त्रिभुज की भुजा रख रहे हैं ऊपर अंश में, तो पहले इसी की भुजा रखिएगा, ठीक। तो जैसे हमने पहले QR बाई BC लिया है, ये बराबर होगा PQ बाई AB के, ठीक। इसी तरीके से PR बाई AC होगा, PR बाई AC। संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाएं कौन सी हैं आपको समझ में आ रही हैं? इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, ठीक।
और इनका अनुपात मतलब इनकी लंबाइयों का अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, भिन्न। तो वही यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया हमने। अब क्यू आर का मान कितना है, 1.5 है, और BC का मान 3 है, और PQ का मान हमको यहाँ पे निकालना है। PQ x लिख दिया है तो x लिख दीजिए, या PQ ही लिखा रह सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा कितना, बटे AB का मान है 2। ठीक, तो अब यहां से पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 से 3 को काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा, और x/2। अब देखिए कितना हो गया, 2 का इधर गुणा होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यानी कि PQ भुजा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। और इसी तरीके से आपका ये QR/BC का मान कितना है, 1/2 है, और ये बराबर होगा PR/AC के। PR का मान है y, और AC का मान कितना है, 2.8। तो 2.8 से गुणा हो जाएगा तो 2.8/2, और y का मान कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जस्ट आधा मान आ रहा है सबका, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अनुपात आप देख पा रहे हैं, हर जगह जो है, हर भुजा जो है आधी है। हर भुजा जो है इस वाले त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज की, बड़ी वाले त्रिभुज की आधी है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं एक अनुपात में सभी बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 70। देखिए प्रश्न संख्या 70 है, यदि x + y + z बराबर 12 है, x² + y² + z² बराबर 64 है, तो x y + yz + zx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको x + y + z का मान दिया गया है, x + y + z का मान दिया गया है 12, और x² + y² + z² का मान दिया गया है 64, और मान पूछ रहा है xy + yz + zx। ये देखिए कहां से आएगा, ये आएगा a + b + c का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² + b² + c² + 2 इंटू ब्रैकेट में a इंटू b + b इंटू c + c इंटू a। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सीधे जो ये दिया गया है x + y + z बराबर 12, यही आप दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब ये आएगा x² + y² + z² + 2 इंटू xy। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए, a की जगह है x और b की जगह है y। तो जहां AB लिखा है वहां xy होगा, जहां BC लिखा है वहां पे yz होगा, जहां पे CA लिखा है वहां पे zx होगा, बराबर 144 के हो जाएगा। और देखिए x² + y² + z² की वैल्यू जो है हमको पता है कितनी है, 64 है। 64 + 2 इंटू xy + yz + zx। देखिए जो हमसे पूछ रहा है वो आपको दिखने लगा यहाँ ब्रैकेट में। अब इसके बाद देखिए 64 को उधर भेज दीजिए, तो 64 जो हो जाएगा वह घट जाएगा किसमें से, 144 - 64 यहाँ पे लिखा जाएगा, और 144 - 64 कितना हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 80 के। 80 आ जाएगा, और 2 उधर जाएगा भाग होगा, तो 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा, xy + yz + zx बराबर होगा 80/2, जो कि मान आ जाएगा 40। यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा xy + yz + zx का, वो आ जाएगा 40। और यही आपसे पूछ रहा था इसका मान बताइए, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक प्रश्न संख्या 70 तक जो है आप समझ गए सभी प्रश्नों को। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सभी विषय जो है पढ़ाए गए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। सभी विषयों का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, और इसी तरीके से लगे रहिए
चैनल पे विजिट करिए या लिंक के माध्यम से पढ़िए, या कहीं डाउट आता है तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। कोई भी वीडियो की लिंक, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम और जो भी आपके डाउट्स हैं सभी आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और सीरीज राजन पॉन सीरीज का भी पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स के भी पीडीएफ मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो जरूर आप जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।